हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास, सराउंडिंग मीन्स आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कौन सी चीज़ें मैटर हैं और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं हैं। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक एक्टिविटी को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही आता है कि जो मैटर है ये होता क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले यही अराइज होगा कि हमारे आसपास हर एक चीज़ क्या मैटर है, कि अब या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मैटर बोलेंगे या बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन आती है कि जो अपने आसपास आपकी सराउंडिंग में एनी स्पेस, एनी थिंग्स, कोई भी चीज़ जो भी क्या कर सकती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका क्या होता है, मास होता है। मतलब आपके आसपास कोई भी चीज़ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और उसका खुद का कुछ न कुछ मास होगा। जैसे मैं पेंसिल की बात करूं तो इस पेंसिल को यहाँ रख देते हैं तो ये एक स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं और इसका कुछ न कुछ मास ऑफ कोर्स होता है। या आप इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप वाटर बॉटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वाटर बॉटल होती है, इसका भी कुछ मास होता है और ये भी क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो हर एक चीज़ इस तरीके से ये चीज़ें क्या बोली जाती हैं, मैटर। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है मैटर की। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूँ एंशिएंट टाइम की, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब लोगों ने समझना स्टार्ट किया था, चीज़ों के बारे में रीजनिंग करना स्टार्ट किया था, तब इंडियन फिलोसोफर ने बताया था कि जो हर एक चीज़ है आपकी सराउंडिंग में वो 5 चीज़ों से मिलकर के बनती है, जिसको बोला गया पंचतत्व। दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब पानी, आसमान, आग है, धरती है और हवा है। इन सब चीज़ों से, इन 5 चीज़ों से ही मिल करके क्या होती है, सारी की सारी लिविंग थिंग्स, जो जिंदा हैं वो चीज़ें और नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं लेती हैं वो चीज़ें, हर एक चीज़ इन 5 एनवायरमेंट्स, 5 थिंग्स से मिलकर, 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है बेटा जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो मैटर है, मैटर की डेफिनेशन तो आपने अभी अभी देखी कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। अब इसके नेचर को समझते हैं। फिजिकल नेचर मीन्स इसका नेचर कैसा होता है, देखने में ये कैसा दिखाई देता है। जो बेटा जो मैटर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, की जो मैटर है वो किससे मिलकर के बनता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनता है। इसके लिए आप ना एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिखाई हुई है, 1.1 एक्टिविटी। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, एक बीकर ले लेना है और उसके ऊपर क्या कर लेना, आपको मार्क लगा लेना है। जहाँ तक उसके अंदर पानी है वहाँ तक आपको क्या कर लेना है, मार्क लगा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी आप सॉल्ट ऐड कर सकते हो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, कोई भी केमिकल को ऐड कर सकते हो। ये देखिए मेरे पास कॉपर सल्फेट है चाइना डिश के अंदर और मैं इसको क्या कर देती हूँ, इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसका जो देखिए जो पानी है इसे थोड़े से लेवल से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है पहले यहाँ पर था और अब लेवल कहाँ पर हो गया, बढ़ गया। इट मीन्स दैट कि जो आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट को डाला है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक सब्सटेंस, आप इसकी जगह पर नमक को भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट को या शुगर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हर एक चीज़ क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनती है। ये देखिए यहाँ पर बीकर दिखाया हुआ, बीकर के अंदर पानी, उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया गया। सॉल्ट डालने के बाद जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाता है और उसको क्या कर सकते हैं, वो क्योंकि कम्प्लीटली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसीलिए। ठीक है बेटा जी, तो इट मीन्स दैट कि आपके सराउंडिंग में जो हर एक चीज़ है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के जो पार्टिकल हैं ये कितने स्मॉल होते हैं, ये कितने छोटे होते हैं।
ठीक है बेटा जी, कि ये कितने स्मॉल होते हैं। इसके लिए ना यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई हुई है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स की जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बनता है। ठीक है, क्या एक्टिविटी है बेटा जी? देखिए आपने क्या लिया, 100 ml पानी ले लिया, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल को मिला दिया। आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और फिर नेक्स्ट बीकर में मिलाएंगे, थोड़ा सा फिर आपने इसमें से लिया, फिर मिलाते जाएंगे। यही एक्टिविटी अब हम परफॉर्म करेंगे। क्या है, मेरे पास ये है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा डाला, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल कलर हो गया। देखिए इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी में से थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, इसका कलर क्या हो गया, इसका भी पर्पल हो गया। लेकिन फर्स्ट वाले पर्पल कलर से इसका जो कलर है वो क्या है, लाइट है। अब इसी में से थोड़ा सा यूज़ करेंगे और देखिए इसी थोड़े से सॉल्यूशन ने ही क्या कर दिया, नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन को भी कलर्ड बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट फिर से टेस्ट ट्यूब के अंदर इसी को डालेंगे और इससे फिर से सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कलर्ड होता जा रहा है। नेक्स्ट एक बार फिर से करेंगे इसी को, इसमें भी क्या आ रहा है, लाइट कलर आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। इट मीन्स दैट, इससे क्या क्लियर होता है, आप सभी टेस्ट ट्यूब को प्रॉपरली देख सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा डार्क कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का, फिर जैसे जैसे आप उसको थोड़े सी अमाउंट को वाटर के अंदर मिक्स करते गए, जो कलर है वो लाइट होता गया। इट मीन्स दैट कि पार्टिकल की जो ये मैटर की जो पार्टिकल्स है वो इतने स्मॉल होते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और आप उसको कितना ही पानी के अंदर मिक्स करते जाओ वो अपना कलर ज़रूर दिखाते हैं। देखिए इसका कलर बिल्कुल लाइट है, इसका इससे भी ज़्यादा लाइट है, ये और ज़्यादा लाइट है, और ये क्या है, बिल्कुल ही लाइट कलर है। इसमें कलर दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है बेटा जी, और ये कितने के आसपास होते हैं, इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। The particles or matter are very small, they are small beyond our imagination, means आप सोच भी नहीं सकते इतना स्मॉल साइज होता है पार्टिकल्स का। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि ये जो पार्टिकल्स के जो मैटर हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप कैसे इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। बेटा जी ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, जब आप इन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है कि 1.3 आपको क्या लेना है, 2 अगरबत्ती या इनकेसेंस स्टिक ले लो, और 2 अगरबत्ती या धूप वगैरह कोई भी ले लो, और उसको एक क्या करो, एक कोने के अंदर लगा दो। ठीक है, जैसे ही आप उसको एक कोने के अंदर लगाएंगे, थोड़ी देर में आप फील करेंगे कि जो उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे के अंदर हो जाती है। इट मीन्स दैट कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसी से क्या कंक्लूज़न निकला कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं और कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। इन द सेम वे आप क्या करेंगे, 1.4 एक्टिविटी देखेंगे। इसमें क्या होता है, आप क्या करेंगे, ग्लास के अंदर पानी ले लेंगे और उसके अंदर एक थोड़ी सी कोई भी ब्लैक या ब्लू कलर की इंक की ड्रॉप डाल दो। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, वही पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही क्या हो जाता है, उसी कलर का हो जाता है। जैसे ब्लैक कलर की इंक डालिए तो ब्लैक कलर का ही सॉल्यूशन हो जाता है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने तो इंक डाली थी, वो पार्टिकल्स जो इंक के हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो कलर्ड हो जाता है। इन द सेम वे आप क्या कर सकते हैं, 1.5 एक्टिविटी भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आप क्या ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। आपको इसको क्या करना है, वाटर के अंदर मिक्स करना है, और मिक्स जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, मिक्स होता जाता है। ठीक है, जिसी से पता चलता है कि जो सॉलिड, जो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मतलब वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, ये चीज़ें अपने आप ही मिक्स होती जाती हैं। ठीक है, और यहीं से क्या आती है, डेफिनेशन आती है डिफ्यूज़न की। अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जिसके अंदर मोस्टली, पहली बात ये मोस्टली किसके अंदर होती है, या तो लिक्विड सब्सटेंस के अंदर होती है, या तो फिर ये लिक्विड के अंदर होती है, या फिर ये गैसेस के अंदर होती है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप के पार्टिकल्स, जैसे कि आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं और किसी भी मैम ने परफ्यूम लगाया तो उसकी स्मेल आपको दूर से ही आ जाती है। इट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रही है। जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, जो एयर के अंदर हैं, वो सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं एयर में प्रॉपरली, और क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न बोला जाता है। और जो डिफ्यूज़न होता है लिक्विड में और गैसेस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो फर्स्ट किसके अंदर होता है, गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड, एंड देन सॉलिड के अंदर ये सबसे कम होता है। ये क्या हो जाएगा आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस का पैटर्न हो जाएगा कि गैसेस के अंदर जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और ये किसकी वजह से होती है डिफ्यूज़न प्रोसेस, ये होती है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इट मीन्स उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा जी मोशन से रिलेटेड होती है। जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो पार्टिकल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है, आप इसके लिए ना एक और एक्टिविटी दी हुई है कि जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सॉलिड के पार्टिकल है तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन द सेम वे अगर आप बात करेंगे लिक्विड पार्टिकल्स की, तो जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो डांस है, ये डांस यहाँ का नहीं है बेटा जी, ये मेनली इडू मिशमी डांसर्स हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं और पर ये डांस होता है, वहाँ पर ये प्रॉपरली मणिपुरी डांस है शायद, जहाँ पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला करके ऐसे डांस करते हैं। अगर आपको इनको यहाँ से रिमूव करना है तो इनका जो बॉन्ड है वो क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, इनको बीच में से हटाना पड़ता है। सेम ऐसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं, हर एक सब्सटेंस पार्टिकल से मिल करके बनी है, और उनके बीच के बॉन्ड को अगर आप रिमूव कर देते हैं, उनको दूर कर देते हैं, दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। अब आपकी जो एक्टिविटी है 1.7 एक बार समझिए, एक है आपके पास आयरन नेल, एक है चौक, और एक है आपके पास रबर बैंड। आप इन तीनों में से किसको ईजिली तोड़ सकते हो? आप बोलेंगे मैम चौक को तोड़ना बहुत ही ईजी, आप इजीली हाथ से ही उसको तोड़ सकते हैं। देन रबर बैंड को तोड़ सकते हैं। देन आयरन नेल बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। बेटा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वही यही बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक बार समझिए इस चीज़ को कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड सब्सटेंस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड के अंदर होती है, एंड देन गैसेस के अंदर ये सबसे कम होती है। इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम को तोड़ना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर्ड टू लिक्विड। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, पानी के जो एटम्स हैं उनके बीच में, पानी के जो मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल्स हैं उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने से अच्छा ये है कि आप ऑक्सीजन को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसी में आयरन की, लोहे की,
ठीक है, आयरन को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, या आप इसकी जगह पर कॉपर को भी ले सकते हैं। तो जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, देन लिक्विड होगी, और गैसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.8। इसके अंदर क्या करना, आपको वाटर लेना है और क्या करना, उसको कट करने का ट्राई करना। आपने देखा भी होगा स्विमिंग पूल में जब बच्चे नहाने जाते हैं तो वो वाटर को हाथों से ईजिली कट कर देते हैं और वो बहुत ईजिली हो भी जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो वापस से एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, पानी वापस से मिल जाता है और बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब वापस से पानी वैसा उसी स्टेट में हो जाता है जैसा पहले था। ऐसा क्यों है? बल्कि अगर मैं बात करूं हवा में हाथ घुमाने की, तो आप इजीली हवा में हाथ घुमा पाते हैं। पानी में थोड़ा सा जोर लगता है लेकिन फिर भी आप हाथ को घुमा लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड सब्सटेंस के बीच में से, अगर यहाँ से अगर आपको हाथ घुमाना है तो आप नहीं घुमा पाएंगे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा क्यों है? ये डिपेंड करता है बेटा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। इन द सेम वे जो गैसेस होती हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए आप ईजिली हाथ को हवा में घुमा सकते हैं। अगर बात करें लिक्विड सब्सटेंस की, तो लिक्विड के अंदर थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब फोर्स लगता है, थोड़ा सा आपकी एनर्जी लगती है, लेकिन आप पानी के अंदर भी या लिक्विड के अंदर भी ईजिली हाथ को घुमा सकते हैं। इन द सेम वे अगर बात की जाए सॉलिड में, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको तोड़ना या उनके बीच में से हाथ को घुमाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। कि हमने अभी पढ़ा कि जो मैटर होता है वो क्या होता है भाई, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और उनके बीच में एक डिफ्यूज़न प्रोसेस होती ही रहती है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो जो बेटा जी मैटर जो होता है, मैटर की मेनली 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट होती है सॉलिड, देन आती है लिक्विड एंड देन आती है गैसियस स्टेट। तो एनसीईआरटी के अंदर ये सिर्फ 3 ही गिवन है, अदरवाइज इसके अलावा 2 स्टेट और होती है। एक होती है प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बोल देते हैं इसको, कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है बेटा जी, मेनली क्या होती है 5 स्टेट होती हैं। ठीक है, एक बार इन 2 के बारे में बात कर लेते हैं, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है और कंडेंस स्टेट क्या होती है। जो कंडेंस स्टेट होती है ये जो सॉलिड होती है इससे पहले की स्टेट होती है। जब सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स पहले काम करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगी कि कंडेंस स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। ठीक है, देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मेनली कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये 3 ही स्टेट को क्या किया है, एनसीईआरटी प्रूव्ड है। ठीक है, बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस की, जैसे कि पेन है, बुक है, नीडल है या पीस ऑफ वुडन स्टिक्स, ये सभी किसके अंदर आती है, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर आती हैं। क्या इनके अंदर डिफ्यूज़न पॉसिबल है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, इनके अंदर डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। बेटा समझिए कि डेफिनेट शेप का मतलब है कि ये जो पेन है, पेन की कैप है मेरे पास, इसकी एक डेफिनेट शेप है। मतलब ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी जो शेप है वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी, या ऐसा तो नहीं है कि ये लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इसकी जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, सॉलिड सब्सटेंस। और सॉलिड सब्सटेंस की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या है, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, और इनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब ये है कि इनके अंदर जो लिक्विड भरा जा सकता है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी आती है बेटा जी, चलिए एक बार ये समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये प्रॉपर्टी सॉलिड के अंदर ही पाई जाती है। अगर आप एक बार बात करेंगे, ये चाइना डिश क्या है, सॉलिड है। क्या आप इसको प्रेस करके आप कितना ही जोर लगा लो, क्या आप इसको प्रेस करके इसको कंप्रेस कर सकते हो, इसको दबा सकते हो, इसकी शेप को चेंज कर सकते हो?
आप बोलेंगे नहीं मैम ये तो सॉलिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो नहीं होगी। नहीं होगी बेटा जी, ये टूट जाएगी, लेकिन इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। कंप्रेसिबिलिटी क्या बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी जल्दी शेप को चेंज कर लेती है, या वो दबाने के बाद उसकी जो नॉर्मल साइज़ है उससे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। देखिए एक बार बात करती हूँ इस डिब्बे की। ये क्या है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, कंप्रेसेबल है। एक बार देखिए, आप इसको कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, प्योर सॉलिड ये नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो जो मेनली सॉलिड सब्सटेंस होती हैं उनका क्या होता है, शेप को चेंज नहीं किया जा सकता और वो कंप्रेसिबल नहीं होती, आप उनको दबाने से उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, यस, यहाँ से बात आती है कि जो रबर बैंड है आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। हाँ जी, हम उसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या ये सॉलिड है? हाँ जी बेटा जी, ये बिल्कुल सॉलिड है। या बात की जाए स्पंज की, तो स्पंज भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे मैम स्पंज को तो ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है और उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। बेटा जी उसको चेंज किया जा सकता है बिकॉज कि जो स्पंज होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर हवा भरी हुई होती है, एयर होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे शुगर एंड सॉल्ट की, तो ये भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर बात करेंगे स्पंज की, देखिए मैंने अभी डिस्कस किया है कि जो स्पंज होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है और उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल है भाई। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। आपने देखा भी होगा जैसे कि ऑयल है, तेल लिक्विड होता है, मिल्क है लिक्विड है, जूस है लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब लिक्विड में आते हैं। आप इजीली पता है आपको ये सब कि ये सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। लेकिन ये लिक्विड क्यों बोला गया इसको, इसका रीज़न क्या है कि हम इनको लिक्विड बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं वो सारी की सारी लिक्विड की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे, आप इसको समझिए। आप इनको जिस बर्तन में डालेंगे, आप लिक्विड को बीकर के अंदर डालेंगे तो उसकी बीकर जैसी शेप हो जाएगी। आप लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब जैसी शेप हो जाएगी। आप उसको चाइना डिश में डालेंगे तो उसकी शेप चाइना डिश की जैसी हो जाती है। तो जो लिक्विड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती बेटा जी। यही फर्स्ट आता है कि जो लिक्विड होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होगा, उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, नाइदर डेफिनेट शेप। ठीक है, बट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होती है। मतलब ये है कि अगर आपके पास ये बीकर है 200 ml का, तो इसकी जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स रहेगी। आप इसके अंदर 200 ml ही लिक्विड को फिल कर सकते हैं, 200 ml वाटर को फिल कर सकते हैं या ऑयल को फिल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा को फिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, 1 लीटर की बॉटल में 1 लीटर ही पानी आएगा, आप उससे ज़्यादा उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो ये क्या आ जाता है भाई कि उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, बट जो लिक्विड होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ फ्लूइड, कि वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, रिजिड नहीं होते। रिजिड से बात आता है बेटा जी कठोर, जो सॉलिड, जो देखिए जो सॉलिड चीज़ें होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है, कठोर होती हैं। आप उनको प्रेस करोगे वो क्या होंगी, प्रेस नहीं होती। तो ऐसी सब्सटेंस जो क्या होती हैं, सॉलिड होती है, मतलब जो क्या अपनी शेप को चेंज नहीं करती, जब आप उनके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती हैं, रिजिड होती हैं। अगर बात की जाए वाटर की, तो जो वाटर है वो सॉलिड नहीं है, लेकिन इसकी एक नई प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ फ्लूइडिटी या फ्लूइड। क्या फ्लूइडिटी क्या होती है भाई, कि ये एक बीकर से दूसरे बीकर के अंदर बह सकते हैं। जैसे पानी नदियों के अंदर बहता है, तो ये क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, फ्लूइडिटी बोली जाती है या फ्लड बोला जाता है। ठीक है, तो जो लिक्विड होते हैं उन्हीं के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करते हैं। ठीक है,
ठीक है, हाँ जी। लिक्विड से ज़्यादा जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़्लो करती हैं। जैसा कि आपने अभी अभी डिफ्यूज़न प्रोसेस के अंदर देखा कि जो गैसेस हैं वो क्या कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पर जब मूवमेंट करती है तो चली जाती हैं भाई, मूव करती हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है हाई कंसंट्रेशन से। वन मोर थिंग बेटा जी, ये जो मूवमेंट होती है ये किस तरीके से होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में कि गैसियस स्टेट क्या होती है। आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में अभी भी हर टाइम क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर बहुत तरह की अलग अलग टाइप की क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये सब क्या है, गैसेस हैं। अब गैसेस की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड बिल्कुल भी नहीं होती। आपको ईजिली पता है कि जो गैसेस होती हैं ये सॉलिड नहीं होती। आप क्या इनको पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। तो जो गैसेस होती हैं वो रिजिड नहीं होती। फ्लो करती हैं, येस ऑफ कोर्स। जो गैसेस हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती हैं। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनको देखने के लिए जूम किया गया तो हमने देखा कि इनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है बेटा जी कि ये एक दूसरे को कस के पकड़ कर बैठे हुए हैं। ठीक है, लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के बीच में थोड़ी सी क्या होती है, स्पेस पाई जाती है। अगर बात की जाए गैसेस की तो गैसेस के बीच में मैक्सिमम स्पेस पाई जाती है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वीकेस्ट होती है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये आती है लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई भी जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। अगर आप नॉर्मली सबसे पहले वाटर का एग्जांपल ले करके चलेंगे तो जो वाटर है उसको जब आप क्या कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, आपने उसको फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। अब उसको मेल्ट कर दो, वापस से लिक्विड बन जाएगा। फिर से क्या कर दो, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट के अंदर। तो क्या किया जा सकता है, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को गैसियस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई हुई है कि जैसे जैसे यहाँ पर आइस को रखा गया, आइस को रखने के बाद आपने क्या देखा, थर्मामीटर में देखा जो रीडिंग है आइस की कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। ऑफ कोर्स आपको पता है कि 0 डिग्री पर जो आइस है, जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको यहाँ से बर्नर से क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाएंगे वैसे वैसे जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ये वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पानी के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, पानी का टेम्परेचर जैसे ही क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पानी किसके अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर। पानी क्या करने लग जाएगा, बॉयल करने लग जाएगा। अब यहाँ पर जो दो मेन चीज़ें हैं दैट इज़ आती हैं कि इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है बेटा जी, कि जब आप आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होगा थर्मामीटर में वो कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आप इसको फिर भी कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पहले यही आइस 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री का वाटर की फॉर्मेशन करती है। इट मीन्स दैट कि जब आपने उसको जितनी भी हीट दी 0 डिग्री की आइस को, तो वो पहले जो हीट थी सारी की सारी कहाँ पर चली गई, सारी की सारी सॉलिड से लिक्विड जो आइस है 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने में यूज हो जाती है। इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, फ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है, जब आपका सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कब बोलते हैं, जब कोई भी आइस है जब कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर,
और वहाँ पर जो टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, जैसा सॉलिड के अंदर था वैसा ही लिक्विड के अंदर मिलेगा। और उस टाइम पर आप जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट यूज़ हो जाती है स्टेट को चेंज करने में, तो इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन द सेम वे यहाँ पर अगर मैं लिक्विड की फॉर्म में बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप वाटर नॉर्मली 25 to 30 डिग्री तक क्या होता है, 25 to 30 डिग्री तक वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप इसको क्या करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं, ये किसके अंदर 100 डिग्री पर आपका जो वाटर है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसको हीट करते जाएंगे, पहले 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री की वेपर्स की फॉर्मेशन करता है। अब उस टाइम पर आप जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हैं सारी की सारी हीट स्टेट को चेंज करने में चली जाती है, मीन्स लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज करने में चली जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होती है बेटा जी, जब लिक्विड को गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो होती है वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, जब आपका जो टेम्परेचर है लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में क्या रहे, सेम रहे कुछ टाइम के लिए, तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑफ ए सॉलिड कैन आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इट मीन्स दैट जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगर मैं बात करूँ स्पेशली वाटर के केस में, तो जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इसकी बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप इसको केल्विन में भी देख सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो इक्वल होता है 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, ये थी आपकी इम्पोर्टेंट जितनी भी डेफिनेशन थी वो यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अमोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ना लेकर के अगर आप नेफ्थलीन बॉल्स लेते हैं तो वो क्या होता है, और भी अच्छा रिजल्ट आता है। नेफ्थलीन बॉल को यहाँ पर चाइना डिश के अंदर रख लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर फनल को उल्टा करके रख दिया जाता है और यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, कॉटन लगा दी जाती है। अब यहाँ पर आप जैसे उसको हीट करेंगे तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, कपूर की गोलियाँ, वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, सॉलिड सब्सटेंस से डायरेक्ट गैसियस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब वो जो लिक्विड सब्सटेंस है उसमें कन्वर्ट नहीं होती, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, गैसियस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, एक बार इन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं। ये देखिए, ये है आपकी सॉलिड सब्सटेंस, ये लिक्विड एंड ये गैसियस। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है बेटा, एक बार समझ लो इस डायग्राम को। अगर आपको ये क्लियर हो गया, सारी की सारी डेफिनेशन 5-6 डेफिनेशन एक साथ याद हो जाएंगी। देखिए, अगर सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर, सॉलिड सब्सटेंस है मतलब आइस है, आपने क्या कर दिया, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दी, जिसकी वजह से वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। आइस थी वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूज़न। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूज़न। और जब लिक्विड गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जब वाटर है वो क्या हो जाए, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवेपरेशन। इन द सेम वे अगर आपका जो सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैसियस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपने अभी अभी देखा कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जैसे नेफ्थलीन बॉल्स हैं, आप इनको क्या करो, हीट कर दो, ये डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती
जाती हैं गैसियस फॉर्म के अंदर। या आप आयोडीन को भी ले सकते हैं, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है प्योर, आप जब इसको हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट पर्पल या पिंकिश कलर के क्या हो जाता है फ्यूम्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये कौन सी प्रोसेस बोली जाती है बेटा जी, ये बोली जाती है सब्लिमेशन प्रोसेस। कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं जब कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म से, जैसे कि आपके पानी के वेपर्स हैं, पानी के वेपर्स को क्या कर दिया जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बहुत सारे पानी के वेपर्स उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। ये कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन। इन द सेम वे अगर लिक्विड को क्या कर दो, फ्रीज कर देते हैं और क्या कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, गैसियस सब्सटेंस के अंदर थी और डायरेक्ट से कहाँ पर कन्वर्ट हो गई, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि लोहे के ऊपर क्या हो जाता है, जंग लगना, देखो लोहे के ऊपर क्या हो जाता है, गैस वेपर्स थे और वो क्या हो गए, डिपॉजिट हो जाते हैं लोहे के ऊपर, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन, ठीक है। ये होती हैं बेटा जी अलग अलग प्रोसेस। एक बार आप इसको समझ लो अच्छे से, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया आपके सारी की सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट होता है। बेटा जी देखो, एक सब आपने क्या ले लिया, अलग अलग सब्सटेंस को ले लिया, एक के अंदर सॉलिड को ले लो, एक के अंदर लिक्विड को ले लो और एक के अंदर गैसेस को ले लो। अगर आप क्या करेंगे, गैसेस को आप देखेंगे तो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को इजीली क्या किया जा सकता है। देखो ये गैसेस है, यहाँ पर गैस फिल कर रखी है, आपने पिस्टन को नीचे किया तो इनके बीच में क्या है, काफ़ी स्पेस है, तो ये ईजिली क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। आप और ज़्यादा करोगे तो ये और ज़्यादा हो जाती है। आपको पता भी होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से और प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या किया जा सकता है, गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। जैसे कि आपका एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी के सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो क्या होती है, लिक्विफाई फॉर्म में होती है। आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है बेटा जी। ये देखिए सारी की सारी स्टेट यहाँ पर सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वेपराइजेशन, गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, ये सभी हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, जब भी आप क्या करते हैं, पानी रखा हुआ है, देखो इसका ना एक नॉर्मल सा एग्जांपल मान के चलो कि आपने ग्लास के अंदर पानी रख दिया थोड़ा सा, ठीक है। आप उसको 5-6 दिन तक संभालो मत, उसको देखो ही मत कि वहाँ पर पानी रखा हुआ है, एक कोने में रख दिया और उसको छोड़ दो। उसके कुछ दिनों के बाद आप देखती हो कि उस जो ग्लास था जो आपने रखा था उसके अंदर पानी है ही नहीं, तो वो पानी कहाँ गया, तो वो पानी बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, उसका क्या हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, जब आप बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो फिनोमिना जिसके अंदर क्या कर दिया जाता है, चेंज ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड को चेंज कर दिया जाता है वेपर्स के अंदर विदाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही उसको क्या कर दिया जाए, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। या आपने देखा भी होगा डेली रूटीन में एग्जाम्पल, कई बार जैसे मम्मी कपड़े धोती है, सुखाती है, सुबह सुखाती है, शाम तक वो अपने आप सूख जाते हैं, तो कपड़ों का पानी कहाँ गया, एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इवेपोरेशन प्रोसेस बोला जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड सब्सटेंस गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। यहाँ पर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट होती है तो वेपराइजेशन, और बिलो बॉइलिंग पॉइंट होती है तो उसको इवेपोरेशन प्रोसेस बोला जाता है। और जो इवेपोरेशन प्रोसेस है इस पर कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। फर्स्ट आता है सरफेस एरिया। अगर आप उतना ही पानी प्लेट के अंदर रखते हो और उतना ही पानी ग्लास के अंदर रखते हैं तो प्लेट का पानी है वो जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसका रीज़न है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना ही जो इवोपरेशन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। दूसरा आता है भाई टेम्परेचर। गर्मियों में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में कपड़े धीरे सूखते हैं। उसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। देन आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब बारिश जैसा
मौसम जहाँ पर उस टाइम पर ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर्स, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा जी वाटर वेपर्स, कि जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे इवोपरेशन उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक चीज़ और आती है दैट इज़ वाइंड स्पीड, कि जो हवा बह रही है उसकी स्पीड, अगर तेज़ हवा चल रही है तो जो इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ डज इवोपरेशन काज कूलिंग, इवोपरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है। इसका मेन बेसिक कारण ये है बेटा जी, क्योंकि जब भी इवोपरेशन की प्रोसेस होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हीट की ज़रूरत पड़ती है, वो हीट को क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, इवोपरेट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है एसीटोन। एसीटोन को क्या करोगे आप, जैसे ही आप एसीटोन को अपने पाम पर, हथेली पर लगाएंगे तो वो आपके हथेली की जितनी भी, पाम की जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से आपको ठंडा फील होता है। आपका एक डेली रूटीन पर देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि आपको मोस्टली मम्मी ने, दादी ने बोलते हुए सुना होगा कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसका कारण भी यही है क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, इवोपरेशन को फास्ट कर देते हैं। जैसे ही आपको स्वेट आता है, पसीना आता है, ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने से आपको ठंडा फील होता है और जो आपका स्वेट है, पसीना है, वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, ये होता है भाई कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गर्मियों में मटके का पानी बहुत पिया जाता है। क्यों पिया जाता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, मटके के अंदर छोटे छोटे पोरस होल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब ये जो पानी के पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, इवोपरेशन करते रहते हैं और इवोपरेशन की वजह से क्या होता है, ऑफ कोर्स क्या होता है बेटा जी, कूलिंग होती है, जिसकी वजह से आपको ठंडा पानी, आपका जो पानी है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको प्लाज्मा स्टेट के बारे में देखना है, हाँ जी, प्लाज्मा स्टेट एंड कंडेंस्ड स्टेट। प्लाज्मा स्टेट बेटा जी कौन सी स्टेट होती है, जब जो आपकी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म क्या भाई, जो वाटर वगैरह हैं, या फिर इसके बाद आती है गैसियस फॉर्म, इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाता है, और भी स्पेस आ जाता है। स्पेस आने के बाद अगर वो क्या हो जाए, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस स्टेट को बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट कौन सी होती है भाई, गैसेस स्टेट के बाद वाली जो स्टेट होती है उसको बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट, जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मतलब पूरा एटम की तरीके से बिहेव नहीं करते, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक आती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कौन सी स्टेट होती है बेटा जी, ये सॉलिड स्टेट से पहले वाली स्टेट होती है। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं होती। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होती है, वहाँ पर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये क्या कर लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं आपस में। सॉलिड के पार्टिकल, देखिए एक बार समझिए इस चीज़ को, ये है सॉलिड के पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं। अब ये 2 या 3 पार्टिकल कंबाइन करके एक बड़े एटम को, बड़े पार्टिकल को बना लेते हैं, तो इसको बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। देखिए यहाँ पर 4 पार्टिकल्स जैसे कंबाइन हो जाते हैं तो एक बड़े पार्टिकल को बना लेते हैं, या 3 पार्टिकल्स कंबाइन होकर के क्या कर लेते हैं, एक बड़े पार्टिकल को बना लेते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।